नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कल लोकसभा में जोरदार भाषण दिया। उसके बाद आज प्रधानमंत्री के जवाब देने की बारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगभग 1.5 घंटे का भाषण दिया और उस 1.5 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी हावी होते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही घिसी पिटी पुरानी बातें करते नजर आए। तो क्या कहा प्रधानमंत्री ने और क्या कहा था राहुल गांधी ने और किस तरीके से प्रधानमंत्री राहुल गांधी के दबाव में दिखाई दिए, आइए इसकी समीक्षा करते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए। दोस्तों, संसद में आज नरेंद्र मोदी ने फिर एक लंबा भाषण दिया और उस भाषण में नरेंद्र मोदी की हताशा और विपक्ष के आगे लाचारी दोनों नजर आई। आप जानते हैं कि कल राहुल गांधी ने संसद में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने एआई, प्रोडक्शन डेटा, कंजम्पशन डेटा, रोबोटिक्स, बैटरी, इन सब का जिक्र करते हुए बताया था कि किस तरह चीन और अमेरिका इन मामलों में हमसे आगे है और सरकार को ऐसे में क्या करना चाहिए, इसके सुझाव राहुल गांधी ने दिए थे। साथ ही संविधान, चीन की घुसपैठ और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दों को भी राहुल गांधी ने उठाया था। जब राहुल भाषण दे रहे थे तब नरेंद्र मोदी सदन में ही मौजूद थे, यानी राहुल के भाषण को नरेंद्र मोदी ने भी सुना था। कायदे से तो मोदी को आज अपने भाषण में राहुल की उठाई गई बातों पर तरीके से प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन मोदी आज भी अपने पुराने अंदाज में दिखे, जिसमें लफाजी के जरिए उन्होंने मूल मुद्दे से ध्यान भटकाकर फिर से कांग्रेस को निशाने पर लेने का काम किया। मोदी पूरे भाषण में राहुल गांधी के पिछले दिनों दिए गए भाषणों और बयानों के जवाब देने की कोशिश करते हुए ही दिखे। इधर मोदी से पहले आज अखिलेश यादव ने भी संसद में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी की जमकर खिंचाई की। वहीं महाकुंभ की भगदड़ को सांसद हेमा मालिनी ने मामूली घटना बताकर फिर से बीजेपी को फंसाने का काम कर दिया है। यानी कुल मिलाकर आज बीजेपी संसद में फंसी हुई दिखी और मोदी इसमें सबसे ज्यादा उलझे हुए नजर आए। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर भी निम्न स्तरीय हमला किया। आप जानते हैं हमेशा नरेंद्र मोदी अपने भाषण में गांधी परिवार को घसीटने की कोशिश करते ही रहते हैं और आज भी उन्होंने किया। मोदी ने कहा कि आज किसी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब परिवार के 3 सदस्य संसद में नहीं है, यानी आदिवासी परिवार से कोई भी 3 सदस्य संसद में नहीं है। यानी मोदी ने गांधी परिवार के 3 सांसदों के होने पर भी निशाना साधा। आप जानते हैं कि सोनिया गांधी राज्यसभा में हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा में हैं, जबकि इन 3 में से 2 यानी राहुल और प्रियंका को तो सीधे जनता ने निर्वाचित किया है और राहुल तो 2 जगह से जीत के आए थे, जिसमें से एक वायनाड उन्होंने छोड़ा और उसके बाद प्रियंका गांधी वहां से जीत के आई हैं। लेकिन मोदी पर गांधी परिवार का खौफ इतना है कि वो अब जनता के फैसलों पर भी सवाल उठा रहे हैं। मोदी ने बजट पर राहुल गांधी के ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया दी है। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने बजट के बाद जो ट्वीट किया था उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और राहुल गांधी ने उसमें क्या लिखा था? राहुल गांधी ने लिखा था कि इसे गोली के घाव के लिए बैंडेड जैसा उन्होंने बताया था कि एक गोली से जो घाव हो जाए, जो गोली लगती है और जो आपके शरीर पर जो घाव है, उस घाव को ढकने के लिए बैंडेड जैसा ही काम कर रहा है ये बजट। मोदी ने कहा है आज कि 2014 से पहले बम के ऐसे गोले फेंके गए, ऐसी गोलियां चलाई गईं कि देशवासियों के सीने को छलनी छलनी कर दिया। हमने इसको बदलने की कोशिश की। आज हमने 12 लाख रुपए पर टैक्स से मुक्ति दे दी। बीच के कालखंड में भी हमने किया। घाव भरते भरते बैंडेज बाकी था तो भी हटा दिया, उसको भी हटा दिया। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी के उस ट्वीट पर नरेंद्र मोदी की आज जो प्रतिक्रिया है और यही जो कह रहे हैं कि बैंडेज हमने हटा दिया है। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी की जुबानी आज भाषण दे रहे थे और क्या इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने। और यह भाषण क्या था? यह भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे। सुनिए। बीते 10 साल में इनकम टैक्स को कम करके भी हमने मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई कि देशवासियों का जीवन छलने कर दिया गया था। हमने धीरे धीरे उन घावों को भरते भरते आगे बढ़े
2 लाख करोड़ रुपया 2 लाख रुपया 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये उस पर इनकम टैक्स माफी थी। और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। और हमने बीच के कालखंड में भी 14 में भी 17 में भी 19 में भी 23 में भी हम लगातार ये करते आए, घाव भरते गए और आज बैंडेज बाकी था वो भी कर लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन, घाव भरते गए और आप बैंडेज पट्टी जो है वो भी कर लिया। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण को राहुल गांधी ने जब बाहर बोरिंग कहा था, याद कीजिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आपस में बात कर रहे थे और राहुल गांधी ने कहा था कि बहुत बोरिंग भाषण था, तो उस पर नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कुछ लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते हैं, उनको संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। मोदी ने आज संसद के भीतर अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल भी किया, जो बार बार वो करते आए हैं। जरा सुन लीजिए नरेंद्र मोदी की जुबानी एक और बात सुनिए। और वो भाजपा के नहीं थे, वो जनसंघ के नहीं थे। हम संविधान को जीते हैं, इसलिए इस सोच से आगे बढ़ते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, समझ गए होंगे आप इंडियन अर्बन नक्सल और इंडियन स्टेट कहां से आया। ये आपको याद होगा कि मोहन भागवत के बयान के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के लोगों से कहा था कि हमें बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं बल्कि उस इंडियन स्टेट से भी लड़ना है जिसे पूरी तरह से आरएसएस ने कब्जे में कर लिया है, बीजेपी ने कब्जे में कर लिया है। राहुल गांधी के इसी इंडियन स्टेट वाले बयान का जवाब भी आज नरेंद्र मोदी ने दिया और जो भी आप सुन रहे थे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाने और विकास की वही घिसी पिटी बातें कही जो वो 10 सालों से करते आ रहे हैं। हां, एक खास बात यह रही, शायद आपने अगर उनके भाषण को सुना हो तो जरूर गौर फरमाइए कि मोदी ने आज ये स्वीकार कर लिया कि सरदार पटेल बीजेपी और आरएसएस के नहीं थे, जबकि अब तक सरदार पटेल पर मोदी दबे छिपे तरीके से अपना दावा ठोकते आ रहे थे। मोदी को यह स्टैंड क्यों बदलना पड़ा, यह भी विचार करने योग्य है, विचार का विषय है। इधर हेमा मालिनी की बात पे आ जाते हैं दोस्तों। मोदी की बात तो बहुत सुन ली है, भाषण आप लोगों ने सुना होगा, लंबा भाषण, और वही भाषण शायद आप सुनना पसंद न करें। हेमा मालिनी की एक बात जरूर यहां रखना चाहूंगा। हेमा मालिनी के कुंभ पर दिए हुए बयान से कैसे बीजेपी फंस गई है वो जरा आपको सुनाता हूं। पहले उनकी सीधी बात सुन लीजिए, हेमा मालिनी कह क्या रही हैं। महाकुंभ में जो कुछ हुआ है उसको लेकर कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आज अखिलेश यादव ने, फिर उसके अलावा राहुल गांधी ने और तमाम नेता कह रहे हैं कि भैया संख्या तो बताओ, कितने लोग मरे, कितने मृतक हैं, आप बता दीजिए। नहीं बता रहे हैं तो सुन रहे थे आप, यहां ज्यादा एग्जेजरेट किया जा रहा है। हेमा मालिनी कह रही हैं मरे, ये इंसिडेंट हुआ है, लेकिन कितना हुआ है ये मुझे नहीं पता, ज्यादा यानी बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। हेमा मालिनी के हिसाब से चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। आज संसद में अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि अगर हम गलत हैं, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, तो आप सही आंकड़े दे दीजिए। कल यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी। आइए जरा अखिलेश यादव को सुनते हैं
कि क्या आज कह रहे थे। आज अखिलेश यादव ने भी भाषण दिया संसद में और धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात, अपनी पार्टी की बात रखते हुए। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या कह रहे थे और खासकर उनका राज्य, उन्हीं के राज्य में महाकुंभ और महाकुंभ की घटना को लेकर सब अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हजारों लोगों की जो मौत हुई है उनको हमारे तरफ से श्रद्धांजलि, इस पर भी बीजेपी भड़क गई थी। वहां तक आएंगे, पहले अखिलेश यादव को सुनिए। समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को आप। तो यहां सीधा सीधा साफ साफ अखिलेश यादव ने कह दिया कि मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूं, इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उधर आंकड़ों को लेकर और महाकुंभ में कितने लोगों की मौत हुई है, इन आंकड़ों को लेकर कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी थी। जब उन्होंने राज्यसभा में अपनी बात की शुरुआत की, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां भी अपनी बात रखी थी। जरा उनकी बात सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, सुन लीजिए। उसी राज्यसभा में जया बच्चन ने भी अपनी यही मांग की थी कि आंकड़े बताइए, लेकिन बीजेपी सरकार, बीजेपी की जो है डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में अभी तक सही आंकड़े नहीं बता रही है और जो आंकड़े बता रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे कर रही है। यह खबर भी आ रही है, खासकर पत्रकारों की बात कर रहा हूं। लेकिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। तो यहां सीधा सीधा महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। सर ठीक है, मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। तो सुन रहे थे आप, कम से कम वही इंफॉर्मेशन तो दे दो कि कितने लोग मरे। आप आपत्ति जता रहे हैं कि आप हजारों मत बोलिए, तो कितने बोलें, बता दीजिए। सरकार के पास आंकड़ा तो होना चाहिए था। यही मांग जया बच्चन ने भी की थी। लेकिन बीजेपी क्यों इतनी बड़ी दुर्घटना पर सच छिपा रही है, यह सोचने वाली बात है। खैर, कल मोदी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाने वाले हैं और उनकी टाइमिंग भी गजब की है दोस्तों। इधर दिल्ली में वोटिंग होगी और उधर महाकुंभ में मोदी जी पुण्य कमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या पुण्य के साथ साथ बीजेपी वोट कमा पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। तो आइए दोस्तों, आज बीजेपी के हिसाब किताब पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों घाटे में दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। पुण्य तो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या दिल्ली उनके हाथ में आने वाला है, दिल्ली का चुनाव। और राहुल के भाषण से कैसे नरेंद्र मोदी फंस गए हैं, राहुल के भाषण ने कैसे नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। आज नरेंद्र मोदी के भाषण में राहुल की छाप, राहुल की झलक साफ साफ दिखी। उनके इंडियन स्टेट वाला भाषण उन्होंने कब दिया था, उन्होंने वंचित समाज दशा और दिशा में उन्होंने इंडियन स्टेट का भाषण दिया था, जिस पर बवाल काटा गया था। उन्होंने कल भाषण दिया राहुल गांधी ने, जिन बातों को रखा उन बातों पे भी तो प्रतिक्रियाएं राहुल गांधी ने भगदड़ जो कुंभ में मची, माफी चाहूंगा उस पे भी, और उसके बाद जो बजट के बाद जो प्रतिक्रिया जिस पर उन्होंने ट्वीट किया कि गोली का घाव और उस घाव को आप मरहम से, आप बैंडेज से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी प्रतिक्रिया। आखिर राहुल की छाप इतनी क्यों है नरेंद्र मोदी के ऊपर? क्या डर रहे हैं नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से? ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। आइए जरा हमारे तमाम साथियों के बीच ले चलते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं, अनिल सिन्हा जी भी हैं और प्रशांत टंडन जी भी हैं हमारे साथ। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, आपका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। शकील जी सीधे आपके पास, कैसा लगा आपको भाषण शकील जी? मोदी देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, मोदी जी का भाषण सुना, जैसा होता है मोदी जी का भाषण हमेशा की तरह पिछले 10 साल से वो दे रहे हैं। और आज उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं 14वीं बार जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दे रहा हूं मैं, तो वो इन आंकड़ों पे बहुत गर्व करते हैं। हर चीज पहली बार कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बना हूं, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहा हूं,
इतनी बार मैंने जवाब दिया है राष्ट्रपति का अभिभाषण पर। ये जो छोटे छोटे आंकड़े हैं उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। खैर, हर आदमी अपने तरीके से अपनी चीजों को देखता है। आज जो उन्होंने राहुल गांधी पे सबसे बड़ा हमला करने की कोशिश की इंडियन स्टेट के नाम पे, तो हम ये थोड़ा बताना चाहेंगे आपको कि राहुल गांधी ने जो इंडियन स्टेट कहा था वो बात उसी समय पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी। वैसे तो अपने आप में स्पष्ट थी, वो ऑब्वियस थी, लेकिन फिर भी अगर लोगों की समझ में नहीं आ रहा था तो हमने तो कहा ही था, और भी लोगों ने कहा, इंडियन स्टेट का मतलब कोई भारतीय राज्य नहीं है, भारत नहीं है। इंडियन स्टेट का मतलब होता है भारत सरकार, केंद्र सरकार और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं, एजेंसियां, जिन पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ये बात पहले ही बहुत दिनों से कहते रहे, दूसरे लोगों ने भी कहा है, और जिन संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है उन्होंने उसे अपनी बातों से स्वीकार भी किया है। आप याद कीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने क्या कहा था, हम कोई विपक्ष नहीं है। उनसे कौन पूछने गया था कि आप विपक्ष हैं या नहीं है? किसी ने नहीं कहा था कि आप विपक्ष की भूमिका निभाओ। उनसे लोग यही उम्मीद करते थे कि आप एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भूमिका निभाओ, लेकिन वो कह रहे थे कि हमसे लोग उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की तरह हर बात पे बोले, तो हम विपक्ष नहीं है। ऐसा उनसे किसी ने नहीं कहा था। तो जो इंडियन स्टेट का मतलब है उसको मोदी जी अपने तरीके से हर बात को जहां वो चाहते हैं वहां ले जाते हैं, उसका यथार्थ से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो वो बता रहे हैं कि इंडियन स्टेट का मतलब भारत से है, देश से है, राष्ट्र राज्य से है ना। ये बात हमेशा स्पष्ट हो गई थी, पढ़े लिखे लोगों को तो वैसे भी मालूम है, और जितना हो सकता था उतना दूसरे विश्लेषक हैं उन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया था। अगली बात, किसी आदिवासी परिवार के 3 सदस्य नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी परिवार के इतने लोग देश के लिए शहादत भी नहीं दे चुके हैं। किसी परिवार के इतने लोग आजादी के आंदोलन में जेल भी नहीं जा चुके हैं। किसी परिवार के इतने लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी नहीं ले चुके हैं। राजीव जी, आप देख रहे होंगे प्रयागराज के कुंभ में एक नाम बार बार आ रहा है, एक हॉस्पिटल का, कि वहां की मोर्चरी में इतने लोग हैं, वहां इतने घायलों को भर्ती कराया गया, वहां इतने लोग पहुंचे। उस हॉस्पिटल का नाम क्या है? स्वरूप रानी हॉस्पिटल। ये स्वरूप रानी कौन थी? ये जवाहरलाल नेहरू की माताजी थी, पंडित मोतीलाल नेहरू की पत्नी थी, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया था। उनकी याद में प्रयागराज में, जिसका नाम पहले इलाहाबाद होता था और जहां मोतीलाल नेहरू का पैतृक घर था, आनंद भवन, जो उन्होंने देश को दे दिया। है कोई ऐसा? आप बात करते हैं कि एक ही परिवार के अपनी करोड़ों की संपत्ति, उस वक्त वो करीब हिंदुस्तान के सबसे बड़े महलों में गिना जाता था आनंद भवन जी। और जवाहर ने लिखा है उसके बारे में, जवाहरलाल नेहरू ने, कि ये मेरे पिता ने अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी वकालत की मेहनत से कमाया था और खरीदा था, जिसे उन्होंने देश को दे दिया। तो कितने लोग आजादी के आंदोलन में गए, कितने लोग जेल गए? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए। मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी, जवाहरलाल नेहरू, उनकी पत्नी कमला नेहरू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, याद करते जाइए आप। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह के व्यंग, अब उनका कोई असर होता नहीं है। हमेशा से वो यही करते आ रहे हैं कि साहब नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया। अरे नेहरू जी ने तो इस देश को बना दिया, और आज क्या हो रहा है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अमेरिका से उसकी तस्वीरें आ रही हैं, भारतीय नागरिकों को लेके अमेरिका से जहाज भारत आने वाला है। और आज सीपीआई-एम के सांसद जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत जोरदार टिप्पणी की। केरल के सांसद हैं जॉन, उन्होंने कहा, माय डियर फ्रेंड ने भारतीयों को, लाखों भारतीयों को निकालने के फैसले पे साइन कर दिए हैं और पहली कैब भारत आने वाली है। कितनी शर्मनाक बात है। तो ये जो है, आप ये नहीं देख रहे कि 10 साल 11 साल में आपको ये बताना है कि आपने क्या काम किए, राहुल ने क्या किया। और अब ये उनसे पूछ लेते, अपने गोदी मीडिया के दोस्तों से पूछ लेते, जो कह रहे थे कि झोपड़ी में जाके फोटोशूट होते हैं। 20 साल से राहुल वहां जा रहे हैं दलितों के घर में, और
उन लोगों को मालूम है। आज अगर 1 to 1 उनसे पूछेंगे, जो राहुल के साथ उस वक्त अमेठी और रायबरेली और देश के दूसरे हिस्सों में जाते थे, 2004 की बात हम कर रहे हैं, तब से सब बताएंगे कि हम लोग रात रात भर इंतजार करते थे, मालूम नहीं पड़ता था कि राहुल कहां गए हैं जी। सुबह मालूम पड़ता था, हम इंतजार करते थे कि हमें मालूम पड़ जाए तो हम भी साथ में चले जाएं और हमें भी कुछ मिल जाए, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो मिलती थी, पत्रकार इंफॉर्मेशन तो लेके आएगा, लेकिन लेट मिलती थी, रियल टाइम पे नहीं मिल पाती थी। तो ये सारी जो चीजें हैं, अब मोदी जी के पास आज ये बताने का मौका था कि जो राहुल ने कहा है कि देश जो है किन आधारों पर तरक्की करेगा, आज के दुनिया में क्या चैलेंजेस हैं, तो मोदी को यह कहना था कि हमारे लीडर अपोजिशन ने यह कहा है और हम मिलके उस दिशा में काम करना चाहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो कहने के बदले वो उन्हीं चीजों में उलझे रहे जो 10 साल से कहते आ रहे हैं। दूसरा, हम थोड़ा सा अखिलेश यादव के भाषण के बारे में आपको जरूर बता दें। अखिलेश ने आज बहुत अच्छा भाषण दिया है। आपने वो दिखाया था अभी बाइट कि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। कह रहे डिजिटल कुंभ का आपने दावा किया था और आप जो है डेटा नहीं बता पा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि आल पार्टी मीटिंग बुलाइए आप, और उस आल पार्टी मीटिंग में सारे के सारे तथ्य रखिए। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही, बहुत बड़ी बात, डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, दोनों इंजन आपस में भिड़ गए। उनका सीधा सीधा इशारा प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तरफ था। और उन्होंने पुरानी बात भी याद दिलाई। उन्होंने कहा था एक स्थिति ऐसी आई थी कि नमस्कार बंद हो गया था। एक वीडियो बहुत चला था जी, जिसमें योगी जी मोदी जी को नमस्कार नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब यह स्थिति आ गई है कि दोनों के बीच में टकराव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने और राष्ट्रपति मुर्मू ने शोक प्रस्ताव पारित कर शोक व्यक्त कर दिया था अपना, भगदड़ की घटना पे प्रयागराज के कुंभ की। लेकिन उस वक्त तक मुख्यमंत्री योगी ये कहते रहे कुछ नहीं हुआ है। 17 घंटे बाद, ये कहना है अखिलेश यादव का, 17 घंटे बाद योगी ने शोक प्रकट किया। तो आज जो है विपक्ष ने, सौगात राय ने, अखिलेश यादव ने, पप्पू यादव ने आज बड़ी जबरदस्त बात कही है। पप्पू यादव ने कहा कि एक बाबा कहते हैं कि साहब जो मरे हैं वो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो गए। पप्पू ने कहा कि जिन्होंने ये कहा है उन्हें भी मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा नेहरू के समय की आप गिनती करते हो? अरे नेहरू के समय तो ये सारा का सारा मीडिया, उपकरण, व्यवस्थाएं नहीं थी, मगर नेहरू ने सारी संख्या बता दी थी। आज जो लोग मरे हैं उन्होंने 300 और 600 का आंकड़ा दिया, उसमें हंगामे भी काफी हुआ। तो उन्होंने कहा कि 300-600 का आंकड़ा मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे लोगों ने बताया। आप अपना आंकड़ा दे दो, आप तो सरकार है, आपके पास तो सब कुछ है। और इसी तरह संजय राउत ने भी एक आंकड़ा बोला, उसमें बड़ा हंगामा हुआ। जया बच्चन का आपने बताया ही, जया बच्चन ने भी एक आंकड़ा दिया था। तो ये जो सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि सरकार की तरफ से कोई तथ्य नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ने यही कहा कि आप बुलाइए आल पार्टी मीटिंग और उसमें सारी की सारी चीजें रखिए। ये कुंभ आज से नहीं हो रहा, कुंभ हजारों सालों से हो रहा है। हर शासन काल में हुआ है, राजाओं के टाइम में, बादशाहों के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, हर समय कुंभ हुआ है। कुंभ कोई आपका आयोजन नहीं है। और आप जो ये हुआ है तो इसमें आपका काम यह है कि आप आल पार्टी मीटिंग बुला के उसमें सारे के सारे तथ्य रखें। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है और आगे आता हूं आपके पास, और भी बहुत कुछ वहां भाषण के बाद की प्रतिक्रियाएं आपसे लेंगे कि क्या कुछ चल रहा था। जरा आना चाहता हूं इधर प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कल इधर दिल्ली में चुनाव, उधर नरेंद्र मोदी की जो आत्मा है वो जाग रही है, वो पुण्य कमाने के लिए उसी महाकुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं। लेकिन आज जो डुबकी लगा रहे थे वो संसद के अंदर, उससे कितना पुण्य मिलेगा, उससे क्या फायदा होने जा रहा है दिल्ली के चुनाव से लेकर देश में? और जो साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी का एक डर, एक भय नरेंद्र मोदी पे है, क्या आपको लगता है? जी देखिए, आज उनका पूरा भाषण राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द था संसद में, और उनको मोदी जी को राहुल फोबिया हो गया है। लेकिन मैं मोदी जी के भाषण की कुछ चीजें पर चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट भाषण नहीं था, वो केवल प्रतिक्रिया थी। तो प्रतिक्रिया पे कितना विश्लेषण किया जाए? जो आज बड़ी बात है राजीव जी, बहुत देश के लिए शर्म की बात है, और मुझे नहीं याद है किसी प्रधानमंत्री के दौर में ये हुआ होगा कि 205 भारतीय अपराधियों की तरह
अमेरिकी फौज के जहाज में आ रहे हैं, चल चुके हैं। आज रात में वो शायद पहुंचेंगे या कल सुबह पहुंचेंगे जी। वहां से वो टेक ऑफ कर गए। जो इस तरीके की तस्वीरें मीडिया में दिखाई दे रही हैं वो बहुत शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात क्या है कि सरकार की रजामंदी से आ रहे हैं। मोदी सरकार ने उन लोगों को वेरीफाई किया है। 18,000 आने हैं, ये लगभग 18,000 आने हैं जी। अब इसमें दो बड़ी शर्म की बातें हैं। एक कि आपके देश से इतनी बड़ी संख्या में बिना पेपर्स के लोग क्यों जाने को विवश हैं। जब आप इतना भारत को प्रगतिशील बना रहे हो, बड़ी बड़ी बातें आप संसद में कर रहे हो, तो भारत छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं? जान हथेली में लेकर जा रहे हैं। कार्गो शिप में कहीं कहां कनाडा के बॉर्डर से लोग मर जाते हैं ठंड में, वहां पे वो भी खबरें आई थी। तो देश छोड़कर दो तरीके के लोग जा रहे हैं। एक तो विजय माल्या और नीरव मोदी गए पैसा लेके देश का, और ये लोग एक उम्मीद में अपनी जमीनें बेचकर जा रहे हैं और अब अपराधियों की तरह से लौट रहे हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी प्रधानमंत्री के काल में दौर में इस तरीके से भारतीय नागरिकों को इतना बेइज्जत होकर लौटना पड़ रहा हो। अपराधी आते जाते रहते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, तो उन संधियों के हिसाब से अपराधी इक्का दुक्का आते जाते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से अपराधियों की तरह से भारतीय नागरिक भेजे जाए और सरकार उनको सरकार की रजामंदी से वेरीफाई हुए हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है भारत सरकार के लिए, और खासकर ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मैं विश्व गुरु हूं और ट्रंप मेरे दोस्त है। तो ट्रंप दोस्त है तो आपने क्यों नहीं ऐसा कर दिया कि हाँ भाई उनको हम पेपर्स अरेंज करते हैं, कुछ करते हैं, और किन मजबूरियों के चलते वहां गए हैं। दूसरी बात कि अब मैं जरा दिल्ली के आज मोदी जी का जो भाषण था, वो दिल्ली के चुनाव पे दो चीजें थी उसमें, कि दिल्ली का चुनाव और राहुल गांधी। पूरा भाषण उन्होंने राहुल गांधी पे कर डाला, और आप देखिए कि दबाव क्या है और परिवर्तन क्या है। जो पार्टी चुनाव 2024 के चुनाव के पहले संविधान को खत्म करने का नारा लेकर आ रही थी, संविधान को बदलने का नारा लेकर आ रही थी, अब वो संविधान की बात कर रहे संसद के अंदर। जो बातें राहुल गांधी उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय की, दलित की, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, वो बातें अब उसका दबाव दिखाई दे रहा है मोदी जी के भाषण से, कि उनका जो बड़ा आधार है उसमें कई हलचल है, लेकिन वरना हुआ नहीं। तो वो केवल वो पूरे भाषण में राहुल गांधी को ही एड्रेस करते रहे, और चाहे वो संविधान का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, उनको बहुत बहुत अच्छा रिसर्च भी नहीं है। जैसे किसी एक किताब का चर्चा वो कर रहे थे, वो किताब की चर्चा जो वो कर रहे थे, वो किताब है ब्रूस राइडल की किताब JFK फॉरगेटन क्राइसिस। राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि ये इस किताब से आप जो है, ब्रूस रीडल की किताब से आप विदेश नीति को समझें। ये ब्रूस रीडल कौन है? ये CIA के हैं। ये 29 साल CIA में नौकरी कर चुके हैं, और उस वक्त की बात लिख रहे हैं जब भारत और सोवियत संघ के मित्रता थी और अमेरिका दूसरे खेमे में था। CIA का आदमी भारत के प्रधानमंत्री के प्रति क्या नजरिया रखेगा जी? आज आप CIA को महिमा मंडित कर रहे हैं, कल आप ISI को कर देंगे। CIA ने भारत में क्या किया है, पूरी दुनिया में क्या किया है, कोई छुपा है किसी से? प्रधानमंत्री को रिसर्च, प्रधानमंत्री के स्पीच राइटर, उनको रिसर्च करना चाहिए था कि जिसका आप महिमा मंडन करा रहे हो वो CIA का आदमी है। और भारत की पार्लियामेंट में भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में उसका नजरिया आप अपनी भारत की संसद में दे रहे हो। कोई अमेरिकी राष्ट्रपति, कोई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऐसा काम करेगा?
कि अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति के लिए वो किसी खुफिया एजेंसी के आदमी की लिखी हुई किताब को लेकर मजाक उड़ाएगा। बड़ा अजीब हाल है मोदी जी का, बहुत दबाव में है। इसका मतलब इससे लग रहा है कि बहुत दबाव में, उनको मतलब पॉइंट स्कोर करने हैं कि किसी तरीके से उनकी बात पहुंच जाए, लेकिन वो बात तो उनकी कन्विंसिंग लग नहीं रही है। बहुत सारी बातें, अब उन्होंने फैशन की बात अमित शाह ने की थी, आज फैशन की बात मोदी जी भी रहे हैं पार्लियामेंट में। आपको याद होगा कि सभी को याद होगा कि अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि अंबेडकर 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 का फैशन हो गया जी। आज मोदी जी ने उसको थोड़ा सा परिष्कृत फॉर्म में किया है कि जाति जाति का फैशन हो गया है। जातिवाद जनगणना को लेकर वो उनकी कमेंट था उनका जी। कि जाति का फैशन हो गया है। जाति का फैशन नहीं है। हजारों सैकड़ों साल से जाति के नाम पर शोषण हुआ है लोगों का, और आज भी होता है। अभी अयोध्या की घटना है, फैजाबाद की घटना है कि दलित लड़की के साथ कैसे बर्ताव हुआ है। आज भी उसी दुनिया में हम रह रहे हैं। तो वो जाति फैशन नहीं है। तो ये शब्दावली जो है मोदी जी को, उससे लगता है कि दबाव में बहुत है, और दिल्ली के चुनाव के लिए वो प्रचार करने में जा रहे हैं, वो इलाहाबाद के, वो प्रयाग के संगम में। उससे फर्क पड़ता नहीं है राजीव जी, ये सब गिमिक से फर्क पड़ता है। दिल्ली के लोग बहुत होशियार हैं, और दिल्ली से जो फीडबैक है दिल्ली के इलेक्शन पे, जब मैं सेकेंड राउंड पे आऊंगा दिल्ली में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली पे भी बात करेंगे। दिल्ली का चुनाव आखिर किस दिशा में जा रहा है, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी को क्या राहुल फोबिया हो गया है, यह समझना जरूरी है। अनिल जी, आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही नरेंद्र मोदी के अभी पिछले दिनों जितने भाषण हो रहे हैं, उनके इर्द गिर्द ही क्यों हो रहे हैं? और क्या सचमुच ये सही आपको भी लगता है, जो प्रशांत टंडन जी को लग रहा है, कि नरेंद्र मोदी एक बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं? उस बीमारी का नाम है राहुल फोबिया। गांधी परिवार फोबिया से तो ग्रस्त थे ही। वो नेहरू से ग्रस्त थे, और नेहरू की बीमारी हर एक में नेहरू, और नेहरू तो अभी भी आ ही रहे हैं, और पूरा गांधी परिवार को अटैक करते थे। और ये राहुल गांधी को पप्पू पप्पू करके इन्होंने किया था। उनको लगता था, इनको एक बार कहा भी था संसद में, आपको याद होगा, कि क्या बच्चा अभी मतलब बहुत लॉन्च करने की कोशिश हुई, लेकिन बच्चा टेक ऑफ नहीं हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन अब वो राहुल गांधी टेक ऑफ जो है, जो बच्चा जिसको पप्पू बता रहे थे, वो उसका टेक ऑफ हो गया है। और कल के भाषण के बाद यही लगता है कि एक स्टेट्समैन लाइक, मैं आपको कहूंगा कि उसके सीरियसनेस में जाना चाहिए। मोदी के नजरिए से और बीजेपी के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। एकदम सीरियस, जो कोई भी इंडिया का नेशनल लीडर जो को बात इस तरह करनी चाहिए। जो चैलेंज है कि आपका डेटा जो है अमेरिका के पास है, और हार्डवेयर जो है वो आपका बना रहा है चाइना। हम कहाँ है? और हम अगर लड़ना है चीन से, जो हमारे अंदर घुस बैठा है, तो आप उसके पुर्जों से बनाए ड्रोन से नहीं लड़ सकते। और ये जो है, आप सब झूठ को उन्होंने, जो फैलेसी इंडियन इकोनॉमी की है, जो अभी के मैनेजमेंट की, उसको उन्होंने रख दिया, और एक मतलब विजन दिया कि हमको क्या करना है, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, और उसके बाद कैसे हमको सारा कुछ करना है। वो एकदम एआई का कैसे इस्तेमाल, और एआई में तो आज भी वही उन्होंने दोहरा ही दिया। एआई का 2 मीनिंग है, एक स्पाइसलन इंडिया और एक जो है ये। अरे ये जो है, ये मतलब जिसको आप क्या कहेंगे, आप एक तरह का जो शब्दों से खेलना, इससे बातें नहीं बनती। मुझको लग रहा है क्या कि पहली बार जो इस बार उनका जो भक्त मंडली है, मतलब जो संसद के अंदर, उसमें वो ऊर्जा नहीं दिखाई देती है। जो ऊर्जा पहले जो अब जब ऐसी बातें करते थे, और जिस तरह का की तालियां और नारे निकलते थे, वो अब नहीं दिखाई दे रहा। वो भी अब समझ रहा है कि हमारा नेता जो है वो थक गया है, और वो उसका कंटेंट उसमें नहीं है। ये अंदाजा उनको भी लगने लगा है, ऐसा मुझको लग रहा है। तो कहीं से भी उनको ये नहीं कर पाए, वो काउंटर नहीं कर पाए, और अंत में ले देकर नेहरू गांधी परिवार, प्रधानमंत्री म्यूजियम, और ये क्या कहते हैं
टैक्स आप इतना ले लेते थे मिडिल क्लास से, जब सब वो सब के बारे में चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि वो एकदम गलत तथ्यों पर आधारित है, वो एकदम है ही नहीं। उसका विवरण आप समझ लीजिए कि वो जो टैक्स का सिस्टम था वो आज ज्यादा है या कम है, वो देखने की जरूरत नहीं है। महंगाई भी देखिए, सोने का भाव देखिए, सबसे पता चल जाएगा कि लोगों के जेब में कितने पैसे जा रहे थे। और जो पब्लिक स्पेंडिंग थी, जो सरकार खर्च कर रही थी, आपने मनरेगा पर सारे जो वेलफेयर स्कीम्स थे उसमें पैसे घट गए हैं अभी, और किस तरह से आपने उसका किया कर दिया है वो आप देख रहे हैं। तो इसीलिए वो एक पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जिसको कहते हैं एक ब्लूप्रिंट था भारत के, वो सही कहा उन्होंने कि हम जो एक अल्टरनेटिव जो है हम रख रहे हैं, और ये एक खुद में इनोवेटिव है, क्योंकि अभी तक यही होता रहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर लोग रिस्पॉन्ड करते थे। इस बार उन्होंने उसको साइड में रखा, एक नई परंपरा शुरू की, उस अभिभाषण के जरिए नहीं बल्कि नया अल्टरनेटिव रखना, ये बहुत ही इनोवेटिव हमको लग रहा है। संसदीय परंपरा में एक कंट्रीब्यूशन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। अभी हमको क्या लग रहा है, अभी देख लीजिए चाइना का इशू पे, उसमें चाइना का नाम लिया, उसी पर बीजेपी उनको देशद्रोही बता रही। मतलब आप सोचिए कि कैसे जो कंटेंट का जवाब नहीं दे पाए। चाइना का इतना ये मामला था, सीरियस इशू था, या और जिसको राहुल गांधी ने बहुत डिटेल में बताया, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, कोई जवाब नहीं दे पाए जो ये है। तो मुझको लग रहा है क्या कि ये, और एक चीज मैं आपको मतलब चाहता हूं कि लोगों को समझना चाहिए कि चुनाव आयोग का देखिए, उसने कैलेंडर ऐसा बनाया था कि बजट भी आ जाए, राष्ट्रपति का अभिभाषण भी आ जाए, अभिभाषण पर भाषण आ जाए प्रस्ताव पर, और उसके बाद ये प्रयागराज में डुबकी भी लग जाए। ये जो मेथोडोलॉजी है वो चुनाव आयोग क्या जवाब देगा? ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या वैल्यू हुआ? बजट आप रख रहे हैं, आप बजट पर भाषण भी हो गया, राष्ट्रपति का अभिभाषण करा रहे हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, और दिल्ली की सभा में उस बजट प्रावधान को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उसको चुनावी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इजाजत कैसे आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये दे रहे हैं राजीव कुमार? ये समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आखिर कैसे, लेकिन आप जानते हैं कि सब कुछ यहां हो रहा है, यहां के नियम कायदे अपनी जगह हैं। राहुल गांधी ने कल कहा था कि राजीव कुमार जैसे वहां पर जो भी बैठा है, आज राजीव कुमार है, कल कोई और आएगा, लेकिन जो इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें से जूरी के जो 3 सदस्य हैं, जिसमें एक प्रधानमंत्री, दूसरे थे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरा नेता प्रतिपक्ष, तो सीजेआई को क्यों हटा दिया? यह सवाल कल राहुल गांधी ने पूछा था अपने भाषण में, लेकिन आप देख लीजिए क्यों हटाया। यह साफ दिखाई देता है कि 18 तारीख को अब इस राजीव कुमार जी को अभी रिटायर होना है, इसी महीने के 18 तारीख को, लेकिन उससे पहले शायद वो गिफ्ट देना चाह रहे हों। लेकिन प्रशांत टंडन जी बताएंगे कि गिफ्ट कितना दे पाएंगे, वो जीत का गिफ्ट दे पाएंगे या नहीं। आएंगे प्रशांत जी के पास, जरूर बताएंगे कि दिल्ली का हाल क्या होने जा रहा है। और कल सुबह से आप देखेंगे हम लोग लाइव कवरेज करेंगे दिल्ली के चुनाव को लेकर, और शाम को दिल्ली का एग्जिट पोल भी आप देखेंगे। तो दिल्ली में किसकी बनने जा रही है सरकार, ये कल एग्जिट पोल में हम बताने की कोशिश करेंगे। और लेकिन दूसरी तरफ जब आज नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो नरेंद्र मोदी के आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा था, और वो चेहरा था राहुल गांधी का। और कल मां गंगा ने हमें बुलाया है, यानी गंगा पुत्र कल जाकर डुबकी लगाएंगे, तो क्या वो जो पुण्य कमाने की कोशिश करेंगे, वहां जितनी लाशें बही हैं, जितने लोग मर गए, बकौल एक बाबा की मोक्ष की प्राप्ति हुई, वो आत्मा जो है, उन आत्माओं को शांति मिलेगी नरेंद्र मोदी के उस डुबकी से, जरा देखा जाएगा। और वो आत्मा जो, अगर वो अच्छे मन वाले लोग, नरेंद्र मोदी अच्छे मन से अगर कल डुबकी लगाते हैं, तो क्या जीत में तब्दील करेंगे अपने इस रिजल्ट को, वो सब भी देखेंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत कुछ है, क्योंकि ऐसी बातें इसलिए करनी पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए बहुत सोच सोच के कहता हूं, लेकिन ऐसी बातें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सरकार ऐसी ही चल रही है, इसीलिए करनी पड़ रही है। क्या करें, नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनिए तो बड़ी निराशा होती है। आपको कोई उम्मीद दिखी क्या उनके भाषण से? नहीं राजीव जी, मुझे बस थोड़ी सी निराशा ये हुई कि उनका हर बार खुद से कंपटीशन होता है नीचे गिरने का, इस बार वो फेल रहे। पिछली बार जितना गिर चुके हैं उससे थोड़ा कम गिर पाए, इस बार ये कहा जा सकता है। गिरे हालांकि, लेकिन कम गिर पाए। तो अपने से कंपटीशन में आज मोदी जी हार गए,
दूसरा वो ऊर्जा नरेंद्र मोदी के अंदर दिखाई नहीं पड़ रही थी। वो 240 का असर जो था वो साफ साफ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनकी भाव भंगिमा पर दिखाई पड़ रहा था। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमले किए, मुझे लगता है कि 70 सालों में पहली बार राजीव जी ऐसा होगा, मतलब पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का उत्तर दे रहे हो और बात कर रहे हो नेता विपक्ष के भाषण पर। लग ये रहा था कि पूरा मोदी जी का भाषण जो है वो नेता विपक्ष के भाषण पर चर्चा कोई हुई है, उसका उत्तर नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने क्या कहा ये तो नरेंद्र मोदी ने बताया ही नहीं कि राष्ट्रपति ने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो ये बड़ा गजब का हुआ था। तो सब काम 70 सालों में पहली बार करते हैं नरेंद्र मोदी, तो ये काम भी 70 सालों में पहली बार कर दिया। और नरेंद्र मोदी राजीव जी 70 सालों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो 2025 में प्रधानमंत्री हैं, ये भी 70 सालों में पहली बार है। तो 70 सालों में पहली बार का रिकॉर्ड तोड़ने का जो काम था नरेंद्र मोदी आज वो करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन राहुल गांधी के कल के भाषण ने राजीव जी जिस तरीके से फंसाया नरेंद्र मोदी को, और पूरा देखिए इर्द गिर्द उसी के घूमते रहे नरेंद्र मोदी। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का उनका भाषण रहा होगा और उसमें वो जिस तरीके से परिक्रमा लगाते रहे, तो वो पूरी तरीके से एकदम परिक्रमा जो थी वो राहुल गांधी की परिक्रमा करते हुए नजर आए। जो भी कटाक्ष करने थे वो राहुल गांधी पर करने थे। आपकी अपनी क्या उपलब्धियां हैं, आपने क्या किया, इसका कोई उत्तर जो था नहीं था सिवाय इसका ये बताने के जैसा 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी की रेखा से बाहर ला दिया। अब ये 25 करोड़ कौन गरीबी की रेखा से बाहर आएगा? 25 करोड़ गरीबी की रेखा से बाहर आ गए तो 80 करोड़ कौन लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है? ये सवाल भी है। तो ये भी बताया कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो, ये भी बताया कि 25 करोड़ को गरीबी की रेखा से बाहर ले आए। तो 80 करोड़ और 25 करोड़ मिला दिया जाए तो 105 करोड़ तो यही हो जाते हैं। 140 करोड़ में से बचे 35 करोड़। 35 करोड़ में भी बताया उन्होंने कि मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया उन्होंने। तो यानी राजीव जी जो 2014 से पहले 15 लाख एक जुमला था, 2025 तक आते आते उसमें 3 लाख की कमी हो गई, वो 12 लाख पे आ गया। तो तब 15 लाख का जुमला था, अब वो जुमला जो है वो 12 लाख का जुमला नरेंद्र मोदी लेकर आ गए। तो कुल मिला के राजीव जी यही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई पड़े। बातें करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। और आज दिन में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी प्रहार किए और बीजेपी के लोगों ने बीच में जो मजा लेने की थोड़ी सी कोशिश की तो अखिलेश यादव ने उनको चुप जो था वो कायदे से कराया, ये भी जो था वो आज देखने को मिला। तो नरेंद्र मोदी आज भारी दबाव में थे और जो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन में कोई टूट दिखाई पड़ेगी संसद में और उसका कुछ फायदा उठाएंगे, उससे भी वो काफी ज्यादा निराश नजर आए कि टूट जो थी वो इंडिया गठबंधन में किसी तरीके की नजर संसद में नहीं आई। और संसद में इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया, चाहे वो कुंभ का मसला हो चाहे बजट का मसला हो, सारे मसले पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट नजर आया। मांग जो उठाई संसद में वो भी इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर उठाई। जो स्थगन प्रस्ताव दिए गए सबने मिलकर स्थगन प्रस्ताव दिए, एक ही टॉपिक पर सबने स्थगन प्रस्ताव दिए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मजबूत विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी कमजोर नजर आए और राहुल गांधी ने जिस तरीके से विपक्ष का नेतृत्व किया तो वो खौफ जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर साफ साफ दिखाई पड़ा, उनकी भाव भंगिमा पर भी और उनके 1.5 घंटे के प्रवचन में भी। राजीव 1.5 घंटे का प्रवचन, और उस प्रवचन में बहुत कुछ राहुल के इर्द गिर्द ही क्यों रहा, जरा समझने की कोशिश करते हैं शकील जी से। शकील जी अंदर भी थे और बाहर भी, यानी सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। शकील जी, क्या था आखिर? राहुल गांधी भी बैठे थे, आज ब्लैक टी शर्ट में थे शायद, जहां तक मुझे दिखे। क्या लिबास जरा बताइए राहुल गांधी, मुझे थोड़ा सा एक झलक शायद मैं देख पाया हूं तो। और क्या प्रतिक्रियाएं रही बाहर की, और क्या कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी थी जो 205 भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं वहां से अमेरिका से, इस पर भी कोई प्रतिक्रिया थी संसद के बाहर या अंदर? स्वेटर पहने हुए थे वो, ब्लैक काला स्वेटर पहन के आए थे वो ब्लैक। देखिए कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है सुबह 10 बजे के करीब कुंभ जा रहे हैं और वहां पे वो संगम में स्नान करेंगे। और प्रधानमंत्री चूंकि कल कुंभ में जा रहे हैं, संगम में स्नान करेंगे, इसलिए कल संसद की छुट्टी कर दी गई है। कल संसद की कार्रवाई नहीं होगी। संसद की कार्रवाई अब परसों 6 तारीख को होगी। इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो पता नहीं, कारण बताया नहीं गया। लेकिन जो कहा जा रहा है वो ये कि दिल्ली की वोटिंग है। दिल्ली की वोटिंग में संसद, इससे पहले भी दिल्ली में वोटिंग होती रही है, पिछले 5 साल पहले भी हुई थी। यही दिन थे जब हुई थी। उस दिन जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, हमें अच्छी तरह याद है 2020 में, तो उन्होंने यहां लोकसभा में भाषण दिया था प्रधानमंत्री ने। तो ये कोई कारण नहीं होता, लेकिन कल संसद की छुट्टी कर दी गई है। दूसरी बात,
प्रधानमंत्री कल जाएंगे कुंभ में, लेकिन राहुल जो है सुबह 8:15 बजे अपना वोट कास्ट करेंगे। निर्माण भवन में जो मतदान केंद्र बनेगा वहां राहुल सुबह ही सुबह अपना वोट कास्ट करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद 11 बजे के करीब जो है लोधी स्टेट में वहां के मतदान केंद्र में प्रियंका गांधी अपना वोट कास्ट करेंगी। तो ये लोग जो है जिनके ऊपर इतने आरोप लगाए जाते हैं, उनका मूल काम क्या है, ये उस पर अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कल सुबह से लेके और शाम तक पूरा गोदी मीडिया, पूरे टीवी चैनल प्रधानमंत्री 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 को दिखाते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि उनके स्नान करने से, उनके प्रयागराज के एयरपोर्ट पे उतरने से, यहाँ बैठने से, वहां बाइट देने से दिल्ली का चुनाव प्रभावित होगा। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि दिल्ली के चुनाव पर कोई मोदी जी का प्रभाव पड़ पाएगा। दिल्ली के मतदाताओं ने जो उनके मन में है, जो उन्होंने सोचा है, वो तय कर लिया है और कल जो है वोट कास्ट हो जाएगा और शाम को देखते हैं कि किसके क्या एग्जिट पोल आते हैं और 8 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। आज जो है ये बताया जा रहा था कि कल राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के भाषण में बहस करीब करीब पूरी हो गई है, तो वहां मोदी जी का जवाब होगा, लेकिन वो भी एक दिन के लिए अब आगे बढ़ गया है। अब मोदी जी का जवाब जो है वहां पे 6 तारीख को होगा। दूसरी बात कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण पे जो सत्ता पक्ष के सदस्य थे उनमें भी वो उत्साह दिखाई नहीं दिया जो इससे पहले दिखाई देता था। कारण बड़ा स्पष्ट था कि एक दिन पहले जो राहुल गांधी का भाषण था वो इतना बड़ा भाषण हो गया कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के, या जो पहले कहते रहते थे नेहरू और राहुल और इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, देश के बारे में एक ऐसा विजन रखेंगे जो आज उन्होंने घोषणा भी की, नहीं हम 47 तक देश को विकसित भारत बना के रहेंगे और हमारा ये लक्ष्य है, इसके बाद आगे भी लक्ष्य। मगर वो लक्ष्य क्या है, उसकी पूर्ति कैसे होगी? जो 85 करोड़ लोगों को आप 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उससे उन्हें किस तरह से हटा के वापस काम धंधे पे लगाएंगे। देखिए आज जो भाषण हुए बड़े इंटरेस्टिंग भाषण हुए विपक्ष की तरफ से। हमने पप्पू यादव का जिक्र किया जी। पप्पू यादव ने बड़े अच्छे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी, इन दोनों के बाद मिडिल क्लास के पास पैसे ही नहीं बचे। आप उन्हें कौन सी राहत दे रहे हो? उनके सारे पैसे खत्म हो गए। और आपने नौकरी का वादा किया था, नौकरी का, रेलवे में आपने 10 साल से कोई नौकरी नहीं निकाली और प्राइवेट में आरक्षण है नहीं है। आपने दलित को, ओबीसी को, अति पिछड़े को, अति दलित को, इन्हें जो 85% आबादी है, इनको आपने पूरी तरह बेरोजगार बना दिया। तो ये सारे जो इशू हैं, इस पे हमें लगता है कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या स्थिति है, बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे। राहुल ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने माना था एक स्टेट्समैन की तरह कि हाँ, जो काम, जितना काम हमें करना चाहिए था वो बेरोजगारी के लिए हमारी सरकार भी नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री को यहीं से बात शुरू करना चाहिए थी कि नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छी बात कही है और हम भी उस काम को उस तरह नहीं कर पाए हैं जैसी हमने घोषणाएं की थी, और हम इस दिशा में काम करेंगे। क्योंकि आज के वक्त में सबसे बड़ी जो चुनौती है या चैलेंज है वो लोगों को रोजगार देना है। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि 200 लोग वहां से वापस आ रहे हैं, आज इसकी बड़ी चर्चा थी इसकी, और बड़े शर्मनाक तरीके से वापस आ रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि उसके लिए सांसदों ने आज लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह कहा कि माय डियर फ्रेंड ये क्या कर रहा है, माय डियर फ्रेंड ट्रंप ने क्या किया, आप कहते थे। बड़े व्यंग्य से इस बात को कहा उन्होंने कि आप रोक नहीं पाए माय डियर फ्रेंड को। उसने न केवल उस पर साइन किए, उसने आदेश पारित किए, बल्कि उनको आर्मी सेना के जहाज में, वायुसेना के, अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज में बैठा के, और जो चित्र आ रहे हैं, अगर वो सच्चे हैं, अगर वो सही हैं, अभी किसी ने कंफर्म नहीं किया, तब तो बड़े शर्मनाक है वो। इससे पहले भी अमेरिका दूसरे देशों में जिस तरह से पहुंचा चुका है नागरिकों को उनके, क्या उस तरह भारत के नागरिक भी आएंगे? हम विश्व गुरु, हमारे देश के नागरिक। निश्चित ही रूप से ये बात सही है, कोई और प्रधानमंत्री होता तो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेता, और जो मोदी जी कहते हैं उसी भाषा में बात करी जाती कि आप पहले क्या कर रहे थे, आपने क्यों आने दिया उनको। बिल्कुल। लेकिन आज स्थिति यह है
कि वो आ जाएंगे और ये भारत के लिए बड़े शर्म की बात होगी। तो इस विषय में भी आज संसद के बाहर काफी चर्चा हो रही थी, लोगों को इसका दुख था और इसीलिए शायद जो था कि प्रधानमंत्री के भाषण में जो ट्रेजरी बेंच है, जो सत्ता पक्ष है, उनमें कोई वैसा उत्साह दिखाई नहीं दिया। सबको आज यही उम्मीद थी, मीडिया को भी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आज ऐसा भाषण देंगे कि जो राहुल का नेता प्रतिपक्ष का कल का भाषण है उससे ऊपर चला जाएगा और ऐसा लगेगा कि देश के सामने प्रधानमंत्री ने एक विजन पेश कर दिया कि हाँ, हम चीन का मुकाबला इस तरह से करेंगे। लेकिन वो तो नेहरू का और राहुल गांधी का और नेहरू गांधी परिवार का ही मुकाबला करने में लगे रहे, चीन के मुकाबला करने की उन्होंने कोई बात नहीं की। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा जल्दी से अनिल जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। अनिल जी, जरा आपसे समझूं, क्या आपको लगता है कि ये जो नरेंद्र मोदी का भाषण और फिर कल कुंभ में डुबकी, इन सब का असर दिल्ली के चुनाव पे पड़ते हुए आपको दिखाई देता है? और आज बार बार 12 लाख का जिक्र भी नरेंद्र मोदी कई बार कर रहे थे और कि नौकरी पेशा लोगों को 12 लाख रुपए तक का वहां टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये बात भी बार बार आ रही थी। नरेंद्र मोदी कई बार इस पर चर्चा छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। लगता है आपको कि इन सब का फायदा मिलने वाला है दिल्ली चुनाव में? दिल्ली चुनाव में मुझको लगता है कि नकारात्मक असर होगा इसका, कुंभ वाला, क्योंकि कुंभ के बारे में लोग जहां भी लौट रहे, दिल्ली के ही एक किसी व्यक्ति ने मुझको बताया कि जो लोग गए थे नहाने के लिए, उनका मानना है कि बहुत लोग मरे हैं और सरकार छिपा रही है। तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। डुबकी लगाने से हमको लग रहा है कि थोड़ा सा और कम हो जाएगा वोट उनका, क्योंकि वो जो है लोग उतना उत्साह से लेंगे नहीं। दूसरा है क्या कि ये जो 12 लाख वाला मामला है, वो 12 लाख वाला मामला वो जरूर जो है उसको मीडिया ने इतना बढ़ाया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आइडेंटिटी जो है किसी का, कैटेगरी जो होता है सोशल कैटेगरीज, वो इतना सिंपलिस्टिक ढंग से थोड़ी बन जाता है कि 12 लाख आपने दे दिया तो सब लोग 12 लाख वाले सब इकट्ठा हो गए। जाति है, धर्म है, वहां आम आदमी पार्टी की अपनी ताकत है, तो उस पर उतना 12 लाख का कुछ बहुत ज्यादा असर होगा मुझको नहीं लग रहा है। लेकिन एक चीज पक्का है कि बीजेपी को अभी तक, देखिए ये बहुत जटिल है, लेकिन समझना चाहिए इसको, बीजेपी को वोट परसेंटेज उसका घटा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली दिए, वो किया, इतना चीज फ्री बीज के बाद भी उसका वोट अभी तक इंटैक्ट है, उसमें सेंध नहीं लगा पाई है परसेंटेज के हिसाब से। इसका मतलब यह है कि इसका भी कुछ असर होने वाला नहीं है उनके आम आदमी पार्टी के वोट पर। बीजेपी का जो वोट है वो टूटता है कितना इस बार, कांग्रेस तोड़ेगी और आम आदमी पार्टी, इस पर डिपेंड करेगा आम आदमी पार्टी का कितना वोट ये तोड़ते हैं दोनों, ये इंपॉर्टेंट है। और मुझको लग रहा है क्या कि राहुल गांधी के भाषण से कम जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग है उसको जरूर एक दृष्टि मिली होगी। मतलब जबरदस्त है, जोरदार भाषण उन्होंने किया और लोगों को ये अपील करेगा उसका एक, मतलब मैं कह रहा हूं कि बहुत परसेंटेज में आप नहीं देख सकते, लेकिन ओवरऑल एक जो है, जो यूथ है बाकी है, उस पर जरूर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। जिसको एस्पिरेशनल इंडिया कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसको एड्रेस किया असल में राहुल गांधी ने जी। ये मतलब AI की बात करके, और इसको तो जो एस्पिरेशनल इंडिया वाला मामला है उसमें अगर कुछ हुआ, अगर इनरोड भी बनेगा तो इसकी वजह से, लेकिन इतना कम टाइम था कि हमको नहीं लग रहा है कि कुछ फायदा हमको होगा। जी बिल्कुल, कम टाइम था, फायदा नहीं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने कुंभ पर क्यों नहीं कुछ कहा, यह भी एक सवाल उठता है। प्रशांत टंडन जी, महाकुंभ पे अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ पे कम से कम नरेंद्र मोदी को कुछ कहना चाहिए था, कहे नहीं, क्या क्यों आखिर नहीं कहे? लेकिन दूसरी तरफ आप पहले वक्तव्य के आखिर में आपने कहा था कि दिल्ली पे भी आऊंगा, दिल्ली पे ही आपसे चर्चा करना चाहता हूं। कल चूंकि चुनाव है और लगातार दिल्ली पर लाइव कवरेज आप देखेंगे डीवी लाइव पे, शाम को एग्जिट पोल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, नरेंद्र मोदी का भाषण क्या दिल्ली के चुनाव पर कोई प्रभाव डाल पाएगा? नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि जिस ढंग से हमने हरियाणा और महाराष्ट्र हम जीते हैं वैसे ही दिल्ली जीतेंगे, तो क्या उसी राह पे दिल्ली को भी जाते हुए देखा जाए? अगर, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं उसके रिजल्ट को लेकर। जी, और वो सवाल कल भी पार्लियामेंट में आए, राहुल गांधी ने जी किया। देखिए, यहाँ पे पहली बात कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इस बार चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर काफी तैयारी है। तो
उनके पोलिंग एजेंट, उनके पोलिंग बूथ में जो लोग होंगे, जो फॉर्म 17B, ये सबका डिटेल की बहुत तैयारी है। तो इसको हम लोग कल सुबह से देखेंगे कि वो तैयारी क्या है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन को बहुत गड़बड़ी करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कहां से कहां करता है, जो महाराष्ट्र में हुई कि 50 लाख के आसपास जो है 50-60 लाख लोग नए वोटर लिस्ट में जुड़ गए। कल राहुल गांधी पार्लियामेंट में बता रहे थे। हरियाणा में भी यही देखा कि जब वो पोलिंग हो रही है उसके बाद भी 6% बढ़ गए, जो रिवाइज परसेंटेज आता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ियां हैं, इस पे कल बहुत पैनी नजर होगी दोनों पार्टियों की, और खासकर आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनका नेटवर्क भी दिल्ली में है, सरकार भी है उनकी, एक बात। दूसरा कि कल जब जो स्विंग वोटर होता है, जो तय करता है आखिर में देखकर, वो कल 2 चीजों से बहुत प्रभावित होगा। एक, कुंभ में जो हुआ है हादसा, उसकी बहुत चर्चा है। आप सुबह जाएं वॉक पे, कहीं बाजार में जाएं, लोगों के घरों में जाएं, बात करें, दफ्तरों में, सब जगह कुंभ की चर्चा बहुत है, क्योंकि अधिकांश दिल्ली में जो लोग हैं जी, जो कल सरकार बनाएंगे, वो उत्तर प्रदेश बिहार से के ज्यादा लोग हैं दिल्ली में। तो कुंभ का असर होगा। सुबह के अखबारों में वो हेडलाइन होगी कि 205 भारतीय अमेरिका से आ गए। ये मोदी जी का परसेप्शन जो है, शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, ये परसेप्शन बहुत डाउन करेगा उनका। तो जो उनका मतदाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका असर कहीं जो है झुग्गी बस्ती के मतदान में होगा, हो भी सकता है, लेकिन जो इनका मतदाता, जो मिडिल क्लास है, जिसको 12 लाख रुपए का छूट वो दे रहे हैं, उसके ऊपर इन सब चीजों का असर पड़ता है। एक दूसरी बात यह कि जो मिडिल क्लास है, जो बीजेपी का बहुत कट्टर जिसको कहे समर्थक है, जो लोकसभा में भी इनको वोट दिया है, वही जिसने लोकसभा में वोट दिया है, वो विधानसभा में वोट देने में डर रहा है इनको, क्योंकि सस्ती बिजली का मजा तो वो भी लेता है। वो भी मानता है कि अगर दिल्ली में सरकार बीजेपी की आ गई तो बिजली यूपी के बराबर कर देंगे ये। अब यूपी का क्या है कि दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, नोएडा में बिजली बहुत महंगी है, गाजियाबाद में बिजली बहुत महंगी है जी। दिल्ली के लोगों को ये राहत है। तो ये जो मतदाता जो है, जो जिसने लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया है, वो मतदाता भी इस बात से डरा हुआ है, इस बात को कहता है खुल के कि हमको मालूम, हमने वोट दिया है उनको। वो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में आ जाता है, वो गोदी मीडिया का बहुत सबसे ज्यादा असर दिल्ली में होता है, उसमें आ जाता है। ये सब चीजें हैं दिल्ली में, लेकिन वो साथ साथ वो ये भी डरता है कि ठीक है, उसने वहाँ हिंदू राष्ट्र के लालच में सरकार बनवा दी दिल्ली में, केंद्र में, लेकिन वही व्यक्ति को सस्ती बिजली या स्कूल, इन सब के फायदे जो मिलते हैं, उसको भी लेना चाहता है। दूसरा एक फैक्टर है कि कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में तेजी से काम किया है, और वो कांग्रेस का जो वोट शेयर कम हुआ, 4% के आसपास चला गया, वो बीजेपी में भी गया, आम आदमी पार्टी में भी गया। अब देखना है कि कितनी सीटों, कितनी परसेंट वापस कांग्रेस ला पाती है। कांग्रेस अगर 10-12% से ऊपर वोट शेयर लाती है या इससे ज्यादा वोट शेयर लाती है, जैसा प्रचार दिख रहा है, तो दिल्ली का नतीजा काफी अलग तरीके का होगा, क्योंकि 70 विधायकों की विधानसभा में, 70 एमएलए की विधानसभा में 3 पार्टियों की गुंजाइश नहीं होती है जी। फिर वो अंग असेंबली बनती है। तो दिल्ली में देखना होगा कि बहुत सारी बातें हैं जो कि इलेक्शन के समय मतदाता सोच रहा होगा। रोजगार का मामला है, महंगाई का मामला है, गैस का मामला है। मजे की बात यह कि जो बीजेपी का मतदाता है, वो उसको विश्वास नहीं है कि 500 का सिलेंडर देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की बातों की क्रेडिबिलिटी नहीं है,
जहां तक डेवलपमेंट का मामला है, जहां तक वेलफेयर का मामला है, वो हिंदू मुसलमान के नफरत के नैरेटिव में मोदी जी में विश्वास कर लेता है, लेकिन वो 500 का सिलेंडर ही देंगे ये विश्वास नहीं करेगा, वो बिजली सस्ती देंगे ये विश्वास नहीं करता है। इन्हीं का मतदाता। तो दिल्ली का चुनाव में ये देखना होगा कि ये ट्रेंड कैसा जा रहा है। जी आदमी बिल्कुल, दिल्ली का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, ये ट्रेंड किधर जा रहा है, क्या दिल्ली के चुनाव से भी बीजेपी को डर लग रहा है? इसलिए क्योंकि ऑलरेडी 25 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और दिल्ली में बीजेपी का शासन नहीं आया है, जबकि दिल्ली के जो केंद्र की दिल्ली है, केंद्र सरकार जिस पे है, वहां पर पिछले 15 साल से यानी तीसरी बार, 10 साल हो गए, तीसरा टर्म है, 15 साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो इच्छा तो होती होगी कि दिल्ली पे भी, इस राजधानी पे भी राज करें। क्या यह संभव होगा? 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले वोटर्स निकल के जाएंगे, वोट देंगे। लेकिन वोटर्स के मन में भी ये एक वहापोह वाली स्थिति, एक अविश्वास वाली स्थिति ये जरूर है कि हम वोट जिसको दे के आ रहे हैं, क्या वही वोट काउंट होंगे या कोई और वोट काउंट होगा, या यहां कोई और खेल होगा? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि रिजल्ट पिछले 4 में से 2 जो गए हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र का, और खासकर महाराष्ट्र का जिक्र राहुल गांधी कल कर रहे थे संसद के अंदर अपने भाषण में। और उसके बाद और उसके साथ साथ एक खबर और भी आप लोगों ने, अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं, उस खबर को भी आप सुने होंगे। संजय राउत ने कल रात को उस पर बयान दिया था कि ये जो 6 बजे के बाद जो वोट के प्रतिशत बढ़ गए, 76 लाख वोट बढ़ गए, आखिर कैसे बढ़ गए? और इसको लेकर सरकार से, चुनाव आयोग से जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने। यानी वहां भी खेल जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। और इन सब के बीच एकनाथ शिंदे उधर महाराष्ट्र में अभी भी नाराज हैं, वो कल बैठक में नहीं गए। फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बैठक बुलाई थी, तो खेला अभी वहां चालू है। और दूसरी तरफ यहां हरियाणा में भी सरकार अब तब वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीट नहीं है और हरियाणा में जिस प्रकार अनिल विज परेशान हैं, नाराज हैं, उससे दिख रहा है। हालांकि आज वहां घोषणा हो गई है शहरी निकाय के चुनाव की हरियाणा में, लेकिन फिर भी तो इधर हरियाणा उधर महाराष्ट्र, और इन सब के बीच बिहार का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है दोस्तों। भले उस पर मरहम पट्टी लगाने की कोशिश हुई है, लेकिन बिहार का चैप्टर क्लोज नहीं है। तो बहुत कुछ है, जरा इस पर आपकी टिप्पणी अमलेंदु जी। कल बॉम्बे हाई कोर्ट में जो वंचित बहुजन अघाड़ी है, उसके नेता जो प्रकाश अंबेडकर है, उन्होंने एक याचिका दायर की और उस याचिका पर उन्होंने खुद ही बहस की। और उसमें उन्होंने कहा कि शाम को 5:59 के बाद 76 लाख वोट जो थे वो पड़े हैं और वो वोट बढ़ गए शाम को, यानी जब 1 मिनट रह गया 6 बजने में, उसके बाद उनका तर्क ये था कि जब इसके 6 बजे के बाद जो वोट पड़ते हैं, जितनों के वोट पड़ते हैं उनको टोकन दिया जाता है, वो टोकन किसी को नहीं दिया गया, और अगर दिया गया है तो चुनाव आयोग को टोकन बताया कि उसने 76 लाख लोगों को टोकन दिए। यानी राजीव जी, उस पर दलीलें सुनने के बाद प्रकाश अंबेडकर की बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस इशू कर दिया है, और उसमें चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और कहा है कि आप ये डाटा दीजिए और ये टोकन दीजिए कि आपने जो थे इशू किए कि नहीं किए। अब ये बड़ा मसला राजीव जी बन रहा है। कल ही राहुल गांधी ने संसद में जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आरोप लगाए थे और कहा था उन्होंने कि शिरडी में एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोट बना दिए गए, तो एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोट बना दिए गए। इसी तरीके से राजीव जी, वो तुलजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां तो चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही एक FIR दर्ज कराई कि 5 दिन में 1,000 लोगों ने वोट बनाने के लिए आवेदन किया। सब के पते फर्जी थे, सबने जो आधार कार्ड लगाए वो फर्जी थे, और जब जाकर पुष्टि करने की कोशिश की गई तो वहां कोई भी आदमी नहीं मिला। वो FIR चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही दर्ज कराई। यानी प्रकाश अंबेडकर की जो दलील है और राहुल गांधी के जो सदन में राहुल गांधी ने कहा, उसकी एक तरीके से पुष्टि होती हुई दिखाई पड़ती है इस सब में। अब चुनाव आयोग इसमें घिरा हुआ है और नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के समर्थन में पूरी तरीके से खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के समर्थन में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये मसला लंबा चलेगा और इसमें चुनाव आयोग और सरकार दोनों घिरे हुए हैं। और राहुल गांधी ने कल जो प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया था कि इन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं, इसका मतलब सीधा सीधा राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो गड़बड़ियां हुई हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के साथ दुरभिसंधि है और उसके चलते ही ये गड़बड़ियां हुई हैं। ये उनका कहने का तात्पर्य रहा होगा, जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया और नरेंद्र मोदी जो थे वो आंखें नहीं मिला सके। तो महाराष्ट्र के सवाल पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पाए और पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के आरोप पर भी खामोश नजर आई, कोई उत्तर देने के लिए नहीं था। इधर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे वहां नाराज दिखाई पड़ रहे हैं और
अपने ऑफिस नहीं जाते हैं, कैबिनेट की बैठक होती है उसमें नहीं जाते हैं, बार बार रूठ कर अपने घर चले जाते हैं, फिर उनको मनाया जाता है। ये सब जो चल रहा है, उधर देवेंद्र फडणवीस अभी तक जो है अपने मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो उसमें मुख्यमंत्री निवास जो है उसमें नहीं जा रहे हैं। यानी कि देवेंद्र फडणवीस ये मानकर चल रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार अब और तब चली जाएगी तो उसमें मुख्यमंत्री आवास में जाने से क्या फायदा कि कल जाए और परसों मुख्यमंत्री आवास खाली करना पड़ेगा। तो ये तरीके से वहां चल रहा है महाराष्ट्र में, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। इसी तरीके से राजीव जी, अब जो दिल्ली का मसला चल रहा है, ठीक है चुनाव आयोग जो करेगा वो देखा जाएगा, चुनाव आयोग करेगा, लेकिन दूसरी तरफ की तैयारियां पूरी हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस ने अपनी जो ईगल नाम से कमेटी बनाई है, वो कमेटी भी ये ध्यान रखेगी कि किस तरीके से चुनाव आयोग गड़बड़ियां कर रहा है। और उधर आम आदमी पार्टी लगातार हर घंटे पर जो है वो पहुंच जाती है चुनाव आयोग पर कुछ ना कुछ लेकर कि भाई अरविंद केजरीवाल बड़ी मासूमियत के साथ कह देते हैं कि चुनाव आयोग ने हमको समय तो नहीं दिया, लेकिन हम जाएंगे वहां बैठेंगे और अपना प्रत्यावेदन देंगे, अगर बुलाएंगे तो हम अपनी बात रखेंगे, नहीं तो हम ये चिट्ठी देकर चले जाएंगे। यानी एक तरीके से चुनाव आयोग को जबरदस्त तरीके से घेर लिया गया है कि वो बदमाशियां नहीं देने पाए और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम ना करने पाए, इसकी तैयारियां विपक्ष ने कर ली है। अब वो कितना कारगर होती है ये तो कल मालूम पड़ेगा, कितना कारगर होती नहीं होती है, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से दिल्ली में अमित शाह के अंडर है और लगातार अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, मतलब उन्होंने तो एक तरीके से वो हैशटैग चलाया अमित शाह की गुंडागर्दी, और ये भी कहा कि दिल्ली में सबसे बड़ा गुंडा कौन है, तो अमित शाह का उन्होंने नाम लिया। तो ये खैर उनके आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान किसी हाल में दिखाई नहीं पड़ रहा है जैसा वो महसूस कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाएंगे, राजीव जी डुबकी तो लगाएंगे, अब वो डुबकी कितनी होगी अब देखना ये है कि वहां भी काली बरसाती पहनकर डुबकी लगाते हैं कि कैसे डुबकी लगाते हैं, अब कल ये भी देखना होगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने जब एक बार डुबकी लगाई थी तो काली बरसाती पहनकर ही लगाई थी, तो अब भी देखना होगा कि वो काली बरसाती पहनकर डुबकी लगाते हैं कि कैसे वो डुबकी लगाते हैं। बहरहाल बहुत सी चीजें हो सकती है कि वो सुरक्षा की चीजें होती है उसकी वजह से डुबकी लगाते हो, लेकिन वो काली मतलब वो जैकेट पहनकर उन्होंने डुबकी लगाई थी। वो नरेंद्र मोदी जो बार बार जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाथरूम में झांका करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो रेनकोट पहनकर नहा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जो थे वो बरसाती पहनकर महाकुंभ में जाकर नहाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन उससे क्या कुछ फायदा होगा? अगर कुछ फायदा होता राजीव जी तो ये आज नरेंद्र मोदी महाकुंभ की बात अपने भाषण में करते, और नरेंद्र मोदी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि कल अगर मीडिया जितना दिखाएगा कि नरेंद्र मोदी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, पूरे देश के सामने वो भगदड़ के दृश्य, वो चीख पुकार, ये सब जो है राजीव जी वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो बार बार तैरेंगे और लोगों में एक आक्रोश जो है वो और ज्यादा पैदा होगा। तो मुझे लगता है कि कल शायद मीडिया जो है वो थोड़ी सी चर्चा करे नरेंद्र मोदी के कुंभ में डुबकी लगाने की, चूंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उसको अपना काम करना है, लेकिन उस तरीके से शायद ना करे जिस तरीके से करना चाहिए। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि चुनाव आयोग से सब सेटिंग हो गई है तो फिर उसका फिर ज्यादा प्रसारण कराया जाएगा, लेकिन अगर चुनाव आयोग से सेटिंग नहीं है तो फिर जो है फिर वो प्रसारण नहीं होगा, उस महाकुंभ में उसका नुकसान होगा। जी, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, विजुअल सीसीटीवी कैमरे के हैं। चुनाव आयोग ने चारों तरफ जो सीसीटीवी लगाए हैं दिल्ली में उसके और ये यंगस्टर्स हैं जो इन विजुअल्स पे सीसीटीवी कैमरों पर इन लोगों का की पैनी निगाह होगी, ये ध्यान रखेंगे। कल के चुनाव की तैयारियां, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और दिल्ली जबकि राजधानी है और यहां पर तो पूरी 100% रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और दिल्ली में भी देखिए ये न्यू दिल्ली, फिर नॉर्थ साउथ हर तरफ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो सारे फुटेज यहां रहेंगे, ये तो है। लेकिन क्या इन चीजों को संभाल कर चुनाव आयोग रखेगा? कल को अगर किसी तरह का यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है और किसी तरह से ये कहा जाएगा कि नहीं हमको निकाल कर दीजिए कि कब क्या हुआ, तो क्या चुनाव आयोग उसके लिए तैयार होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामले आखिर क्यों जाते हैं, बहुत सारे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दी है कि जब तक चुनाव के रिजल्ट के बाद अगर कुछ आपके पास आता है, यानी जो याचिकाएं लगती हैं कि आप मुझे पूरा फुटेज दीजिए, तो वो फुटेज आपको उपलब्ध कराना होगा, रखना होगा। या 100% जितने भी बूथ हैं वो सीसीटीवी कैमरे के तहत होंगे? ये सब भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच क्या तैयारियां चल रही हैं, इन सब पर जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वो हम दिखा ही रहे हैं। कल दिन भर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कहां कैसे किस ढंग से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हमारे तमाम साथी रिपोर्टर्स अलग अलग बूथों से आप तक जुड़ेंगे और हमारे सारे विश्लेषक इस चर्चा में भाग लेंगे। तो सुबह से हमारे साथ सुबह 8 बजे से जुड़िए इन तमाम खबरों के लिए, और शाम को दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी एग्जिट पोल भी देखिए। डीवी लाइव का अपना एग्जिट पोल वो आपको बताएगा। शकील जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे जरूर चाहूंगा। दिल्ली का चुनाव जरा, अब चूंकि कल पैकअप है इसलिए आपसे भी, प्रशांत टंडन जी से भी, दोनों से एक एक सवाल, वही सवाल। दिल्ली का चुनाव अभी आज की तारीख में दिल्ली के चुनाव पे हम एक बात के बाद बोलेंगे। एक बात बहुत जरूरी है जो आपने पहले पूछी थी कि संसद में आज माहौल क्या था, लोग क्या कह रहे थे।
देखिए, आज जो सबसे बड़ी बात है वो करना बहुत जरूरी है। लोकसभा में ही नहीं, पूरे देश में आज लोग ये सुनना चाहते थे कि राहुल गांधी ने जो इंपॉर्टेंट इश्यू उठाए हैं उस पर प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं। लोग ये सुनना पसंद नहीं करते थे कि बुखार तेज आ रहा है, निराशा है, फोटो सेशन हो रहे हैं, अखबारों की हेडलाइन क्या होती थी क्या नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने कल जो सवाल उठाए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वो देश के लिए बेरोजगारी की भयानक समस्या, नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। उन्होंने कहा था कि असेंबल हो रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। चीनी सामान पर हमारी बढ़ती हुई निर्भरता, असमानता आ गई है, हम वहां से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं, भेज कम रहे हैं। भविष्य की तकनीक, इसमें राहुल गांधी ने सबसे अच्छा बोला था कि इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, एआई, इसमें क्या हो रहा था। मेक इन इंडिया की विफलता, महाराष्ट्र के चुनाव में हुई धांधली, चुनाव आयोग की गड़बड़ियां, सामाजिक तनाव और पटेल अंबेडकर की बात करना और मानना नहीं। इनमें से एक बात का जवाब भी मोदी जी नहीं दे पाए हैं। लोग ये सुनना चाहते थे। अब आप जो दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे इस वक्त कोई भी विश्लेषण करना हमें लगता नहीं है कि जिसका कोई बहुत मतलब होगा। जनता ने अपना मन बना लिया है। लेकिन चुनाव जो है कांग्रेस ने बहुत अच्छा लड़ा, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा लड़ा, और बीजेपी जैसा लड़ती है उसने सामाजिक विभाजन की सारी कोशिशें करी। आपने देखा होगा कि आज कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है अलका लांबा, उन्होंने मदन लाल खुराना के बेटे का वीडियो दिखाया और पूछा कि ये जो अभद्र भाषा है एक चीफ मिनिस्टर के बेटे की वो बोल रहा है, बहुत ही गंभीर आरोप है। वो आपने शायद सुना होगा, देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा, बहुत ही चर्चित हो चुका है वो, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के लोगों पे बहुत ही भयानक आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं लड़की पहुंचाना पड़ती है, पैसा खा लिया जाता है, ताकि सांसद की कोई नहीं सुनता है। तो चुनाव को जितने गंदे स्तर पर बीजेपी ले जाती है उतने ही गंदे स्तर पर वो ले जा चुकी है। लेकिन अब दिल्ली की जनता उसमें फंसेगी या नहीं फंसेगी ये देखना कल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पिछले 10-11 साल के अंदर, 11 साल हो गए करीब करीब, दिल्ली में क्या विकास हुआ। दिल्ली का सारा विकास 11 साल से 2013 साल से पहले की कहानी है। और वो सारा का सारा मामला जो आके, या चुनाव का केंद्र जो आके शीला दीक्षित पे आ गया है। तो क्या दिल्ली की जनता ये सोचेगी कि शीला दीक्षित ने हमारी दिल्ली को कितना विकसित किया और 11 साल में कुछ नहीं हुआ। अखिलेश ने भी आज ये बात सॉरी अखिलेश ने भी पानी पी लीजिए जी। सॉरी, अखिलेश ने भी आज ये बात कही कि यूपी में जितनी मेट्रो बनी है वो मेरे शासनकाल में बनी है। ये तो बनारस तक में जो इनका चुनाव क्षेत्र है वहां मेट्रो नहीं बना पाए। मेट्रो मतलब डेवलपमेंट, विकास की नई सीढ़ी। इसी तरह दिल्ली में भी जितना काम हुआ है, पूछ रहे थे वो क्योटो शब्द यस, बहुत अच्छा भाषण था आज के भाषण विपक्ष के, हम बताए ना, सुगात राय बहुत अच्छा बोले, अखिलेश, जान सीपीआई एम के, पप्पू यादव, सारे लोग बहुत अच्छा बोलने का था ना उनके पास, उनका कंटेंट था, उनका सवाल थे, और बीजेपी के लोगों के पास कोई जवाब नहीं थे। अगर जैसे हमने कहा कि आज का सबसे बड़ी बात थी कि राहुल के 10-12 सवाल जो थे उनका अगर प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे देते तो निश्चित ही रूप से बीजेपी के सदस्यों को बहुत खुशी होती। लेकिन बीजेपी के सदस्यों में थोड़ी सी निराशा जो थी वो इसीलिए थी कि मोदी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मोदी जी वही बात करते रहे कि अखबारों की हेडलाइन पहले क्या होती थी, आज क्या बनती है, फोटो सेशन कैसे होते हैं, बुखार कितना तेज आता है तो आदमी क्या बोलता है, निराशा होती है। तो ये सब बातें जो हैं 11 साल से बोल रहे हैं वो। तो हम दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे थे, तो दिल्ली के चुनाव में आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि प्रधानमंत्री मोदी का आज पेज 1 2 पेज का विज्ञापन है जिसमें कह रहे हैं विकसित दिल्ली बनाऊंगा। अरे भाई, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। 11 साल में आपने क्या किया? हर मामले में तो उपराज्यपाल टांग अड़ाते थे, हर मामले में उपराज्यपाल की चलती थी। तो उपराज्यपाल की चलती थी तो उपराज्यपाल ने दिल्ली के विकास में क्या योगदान दिया? 11 साल में दिल्ली में बहुत कुछ हो सकता था। आज जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो पूरे पेज के विज्ञापन है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का फोटो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नहीं, किसी नेता का नहीं। तो अगर कल बीजेपी 8 तारीख को बीजेपी के नतीजे उनके अनुकूल नहीं होते हैं तो क्या टीवी पे प्रधानमंत्री मोदी का ही फोटो चलेगा?
नड्डा का फोटो नहीं था। आज प्रधानमंत्री के विज्ञापन में नड्डा का फोटो नहीं था, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ये सारा का सारा बात वो परिवार की करते हैं, लेकिन यहां पे वो खुद अकेले पूरी पार्टी चला रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी साथ नहीं रखते। कांग्रेस के विज्ञापन जो छपे हैं उसमें राहुल गांधी भी है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी है, देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो कल का इंटरेस्टिंग होगा देखना, और उससे भी इंटरेस्टिंग होगा 8 तारीख के रिजल्ट देखना। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे क्लोजिंग कमेंट के लिए प्रशांत जी, आपके पास दिल्ली का चुनाव किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है आज, जबकि अब कल सुबह से पोलिंग है 7 बजे से, लेकिन उससे पहले हम जब चर्चा कर रहे हैं बहुत सारी बातें, लेकिन उन सब के बीच चूंकि कल से लेकर 8 तारीख तक दिल्ली और दिल्ली का चुनाव यही बात होगी, इसलिए प्रशांत जी आप तो दिल्ली में सुबह सुबह वोट देंगे, इसलिए भी पूछ रहा हूं आजू बाजू में क्या दिखाई देता है। हाँ, मैं सुबह ही सुबह वोट देता हूं, लेकिन देखिए दिल्ली का चुनाव बहुत अहम इसलिए है राजीव जी कि इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने लोकसभा में तमाम इलेक्शन कमीशन के पक्षपातपूर्ण रवैये, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, गोदी मीडिया, इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन ने का परफॉर्मेंस अच्छा था और उसने बहुमत से रोक दिया बीजेपी को, 240 पे लाके खड़ा कर दिया। और वो जो जीत का यूफोरिया था, जो जीत का जश्न था, वो हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने उसकी हवा निकाल दी। हालांकि झारखंड जीते, जम्मू कश्मीर जीते, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र ने इंडिया गठबंधन के हौसलों को थोड़ा पस्त किया, जो जीत का हौसला बड़ा था। यही काम, जो हौसला बढ़ा मोदी साहब का हरियाणा जीतने के बाद या महाराष्ट्र जीतने के बाद, वो काम दिल्ली में अगर होगा कि दिल्ली अगर नहीं जीत पाए तो दिल्ली हार के जब आप बिहार के विधानसभा में जाएंगे तो वो वैसी स्थिति होगी जैसे इंडिया गठबंधन हरियाणा हारने के बाद महाराष्ट्र में गया था जी। ये इसलिए इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा तो मैं देख रहा हूं कि देखिए कैंपेन कैसे चलता है उससे दिखाई देता है। बीजेपी ने 3-4 बार यहाँ पे कैंपेन अपना बदला है। शुरुआत में वो योगी आदित्यनाथ को लाए, वो नफरत के आधार पर दिल्ली को पोलराइज करना चाहते थे। शुरू के 8-10 दिन में उनको समझ में आ गया कि ये नहीं चलने वाला है, तो दिल्ली के चुनाव में नफरत वाला काम नहीं चलेगा, और जो चलेगा जो पहले से लोग हैं। लेकिन जो अगर दिल्ली के चुनाव को अगर आप देखेंगे पिछले 3 चुनाव को, तो एक खास लोग लोकसभा में बीजेपी को वोट देते हैं, फिर वही विधानसभा में वोट देते हैं, फिर अगला लोकसभा का चुनाव आता है तो फिर वो 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है, फिर विधानसभा का चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी जीत जाती है। इस बार यहाँ पे एक तब्दीली है। इस बार तब्दीली ये है कि कांग्रेस मजबूती से लड़ी है इस चुनाव में, तो कांग्रेस का जो आधार है, जो सोशल बेस है, वो थोड़ा बहुत वापस आया है राहुल गांधी के अग्रेसिव होने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे और आज की कांग्रेस में काफी अंतर है। देखना होगा कि कल दिल्ली के लोग जब मतदान करेंगे, 8 तारीख को जब हम लोग गिनती देखेंगे, तो ये एक मैसेज कैसा आ रहा है। तो दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए, मोदी जी की पर्सनल साख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अरविंद केजरीवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी पार्टी अगर कामयाब नहीं होती तो पार्टी काफी गहरे संकट में आएगी, और कांग्रेस का ये कि अगर उनको जितनी इन्होंने ताकत लगाई है उसके हिसाब से अगर उनको कुछ फल मिलेगा, तो कांग्रेस की अगली जो पड़ाव है असली, वो बिहार है। और बिहार का चुनाव देश की राजनीति भी तय करेगा। तो कल जब देखें कि दिल्ली कैसे वोट देती है, लेकिन प्रदूषण का मामला किसी पार्टी ने नहीं उठाया, जो गैस चैम्बर बना हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ दिल्ली के चुनाव पर निर्भर करेगा, लेकिन उससे पहले साख जो है वो चुनाव आयोग
की भी जो उस पर लगी हुई है। और उस सब के बीच चूंकि आखिरी पारी खेल रहे हैं राजीव कुमार, क्या दिल्ली का चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा, खत्म होगा, और उसका रिजल्ट क्या वैसे ही आएगा जैसा दिल्ली की जनता चुन के भेजेगी, मतलब जिसके पक्ष में दिल्ली की जनता वोट देकर आएगी। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब 8 तारीख को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कल सुबह से लगातार डीवी लाइव आप तक पहुंचाएगा दिल्ली की पल पल की रिपोर्ट। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण की, और उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे उससे पहले उसके साथ साथ राहुल गांधी के राहुल फोबिया, बहुत कुछ आखिर क्या चल रहा है देश दुनिया में, सब कुछ और गहराई से और बारीकी से समझेंगे हम आने वाले समय में। लेकिन अभी इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा अभी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।